द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम वेब परफॉर्मेंस की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक पर चर्चा करेंगे, लेजी लोडिंग। हाँ। और हमारी ये चर्चा MDN मोजिला डेवलपर नेटवर्क के एक डिटेल्ड लेख पर आधारित है। जो लोग वेब डेवलपमेंट सीखते हैं उनके लिए तो MDN आप जानते ही हैं, एक बहुत भरोसेमंद स्रोत है। तो आज का अपना मिशन क्या है, ये समझना कि आखिर ये लेजी लोडिंग है क्या चीज़, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसे अलग अलग वेब रिसोर्सेज पर लागू कैसे करें, ताकि ये एंड गोल तो यही है ना कि वेब पेज एकदम तेज़ी से लोड हो। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो अगर बिल्कुल आसान भाषा में पूछूं, लेजी लोडिंग है क्या? हाँ, तो देखिए ये एक स्ट्रैटेजी है। इसमें हम उन चीज़ों को, जैसे कि इमेजेस हुई या स्क्रिप्ट्स हुई, उन्हें पहचानते हैं जो पेज के पहली बार दिखने के लिए, मतलब इनिशियल रेंडर के लिए एकदम ज़रूरी नहीं है। नॉन क्रिटिकल कह सकते हैं। हाँ, और फिर हम उन्हें तब तक लोड नहीं करते जब तक उनकी सच में ज़रूरत ना पड़ जाए। मतलब ब्राउज़र इंतज़ार करता है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा मकसद है क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ, जिसे CRP कहते हैं, उसको छोटा करना। CRP, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। आसान भाषा में। हाँ, आसान भाषा में समझिए, ये वो सारे जरूरी कदम हैं जो एक ब्राउजर को उठाने पड़ते हैं स्क्रीन पर कुछ दिखाने के लिए। तो लेजी लोडिंग इन कदमों को कम कर देती है या उनका वजन घटा देती है। इससे सीधा सीधा पेज लोड होने का टाइम कम हो जाता है। ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का एक कह सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और ये ज़रूरत पड़ती कब है, मतलब कब लोड करता है ब्राउज़र इन नॉन क्रिटिकल चीज़ों को? आमतौर पर यह तब होता है जब यूजर कोई एक्शन लेता है, जैसे पेज पर नीचे स्क्रॉल किया। अच्छा। या किसी लिंक पर क्लिक करके कहीं और गया। तो जब यूजर उस जगह पहुंचता है जहां वो रिसोर्स दिखना चाहिए, बस तभी ब्राउजर उसे लोड करना शुरू करता है। यहाँ एक सवाल आता है, भाई इसकी ज़रूरत पड़ी ही क्यों? पहले क्या दिक्कत थी? MDN वाले लेख में कुछ आंकड़े हैं और वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। हाँ, वो आंकड़े वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। देखिए 2011 से 2019 के बीच वेबसाइटों पर जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं उनका औसत वजन, मतलब मीडियन रिसोर्स वेट, डेस्कटॉप पर करीब 100 KB से बढ़कर 400 KB हो गया, 4 गुना। बाप रे। और मोबाइल पर तो ये और भी ड्रामेटिक था, लगभग 50 KB से 350 KB, 7 गुना। 7 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। और ये तो औसत है। सिर्फ तस्वीरों, इमेजेस की बात करें तो उनका साइज तो और भी तेजी से बढ़ा है। डेस्कटॉप पर औसत इमेज साइज करीब 250 KB से बढ़कर 900 KB हो गया। ओह। और मोबाइल पर 100 KB से 850 KB। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असल में यूजर एक्सपीरियंस पर, खासकर धीमे नेटवर्क पर सीधा बोझ डालते हैं। बिल्कुल सही। और ये बढ़ता हुआ साइज, जैसा हमने अभी बात की, वो सीधे सीधे क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ को लंबा कर देता है। हाँ। जब पेज पर इतनी सारी और इतनी भारी भरकम एसेट्स होती हैं, हर इमेज, हर स्क्रिप्ट, हर स्टाइल शीट, तो बेचारे ब्राउजर को उन्हें डाउनलोड करने में, फिर प्रोसेस करने में काफी टाइम लग जाता है। और नतीजा यूजर को इंतजार करना पड़ता है। हाँ, नतीजा ये कि यूजर को एक खाली सफेद स्क्रीन या आधा अधूरा सा पेज ज्यादा देर तक देखना पड़ता है। लेजी लोडिंग इसी प्रॉब्लम का एक बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन है। ये न सिर्फ यूजर का कीमती बैंडविड्थ बचाता है, बल्कि पेज को जल्दी दिखाकर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। इसे समझने के लिए लेख में एक बढ़िया उदाहरण भी दिया है। मान लीजिए कोई ई-कॉमर्स साइट है, उसका होम पेज है। हाँ। और उस पे कहीं शॉपिंग कार्ट का लिंक है। हाँ। अब अगर लेजी लोडिंग नहीं हो रही तो हो सकता है कि होम पेज लोड होते ही कार्ट पेज से जुड़े कुछ रिसोर्सेज, जैसे कार्ट की जावास्क्रिप्ट या कार्ट की CSS, वो भी डाउनलोड होने लगें। चाहे यूजर कार्ट पर क्लिक करे या ना करे। एग्जैक्टली। भले ही वो शायद कभी क्लिक ही ना करें। लेजी लोडिंग ये पक्का करती है कि कार्ट वाले रिसोर्सेज तभी लोड हो जब आप सच में उस कार्ट लिंक पर क्लिक करते हैं। इससे होम पेज एकदम फास्ट लोड हो जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि क्यों जरूरी है। अब मुद्दे पर आते हैं, इसे करें कैसे? क्या ये सिर्फ इमेजेस के लिए है? नहीं, सिर्फ इमेजेस के लिए नहीं है। लेजी लोडिंग अलग अलग तरह के रिसोर्सेज पर और अलग अलग स्ट्रैटेजी से अप्लाई की जा सकती है। अच्छा। हाँ, और यहीं पर बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बताइए। सबसे पहले एक बहुत जनरल और पावरफुल टेक्निक है, कोड स्प्लिटिंग। कोड स्प्लिटिंग मतलब कोड को तोड़ना। हाँ, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम अपने कोड को जावास्क्रिप्ट हो, CSS हो या कभी-कभी HTML भी, उसे छोटे छोटे टुकड़ों, चंक्स में बांट देते हैं। ओके। तो शुरू में ब्राउजर को सिर्फ वो मिनिमम कोड भेजा जाता है जो पेज के इनिशियल रेंडर और मेन फंक्शनैलिटी के लिए बिल्कुल जरूरी है। इससे पहला लोड टाइम कम हो जाता होगा। बहुत कम हो जाता है। बाकी का कोड वो ऑन डिमांड, मतलब जरूरत पड़ने पर लोड होता है। अच्छा, और ये स्प्लिटिंग करते कैसे हैं? इसके 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं।
एक है एंट्री पॉइंट स्प्लिटिंग। इसमें ऐप के अलग अलग एंट्री पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे होम पेज, प्रोफाइल पेज, सेटिंग्स पेज। हाँ, तो उनके आधार पर कोड को अलग अलग बंडलों में बांट देते हैं। ठीक है। दूसरा है डायनामिक स्प्लिटिंग। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें हम कोड के अंदर डायनामिक इंपोर्ट करें, जैसे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डायनामिक इंपोर्ट करें। हाँ, तो जब कोड का वो हिस्सा चलने वाला होता है, मान लीजिए किसी बटन पर क्लिक करने पर कोई डायलॉग खोलना है, तो उससे जुड़ा कोड बस उसी समय लोड होता है। ये तो काफी ग्रैन्युलर कंट्रोल देता है। बिल्कुल। एंट्री पॉइंट स्प्लिटिंग बड़े सेक्शंस के लिए अच्छा है, जैसे एडमिन पैनल का कोड आम यूजर को क्यों लोड कराना। और डायनामिक स्प्लिटिंग छोटे छोटे एक्शंस के लिए बढ़िया है। दोनों का गोल एक ही है, इनिशियल पेलोड कम करो, फर्स्ट लोड एक्सपीरियंस शानदार बनाओ। आजकल वेब पैक, रोलअप जैसे बंडलर्स इसे काफी आसान बना देते हैं। अब जरा जावास्क्रिप्ट पर आते हैं। लेख कहता है कि आजकल मॉड्यूल्स का खूब इस्तेमाल होता है और स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल वाला टैग डिफॉल्ट रूप से डिफर्ड होता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई भी स्क्रिप्ट टैग जिसमें टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल लगा हो, उसे ब्राउजर एक जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल मानता है और वो डिफॉल्ट रूप से डिफर्ड होता है। डिफर्ड, इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली? डिफर्ड होने का मतलब है कि जब ब्राउजर HTML पास कर रहा होता है, तो वो स्क्रिप्ट को बैकग्राउंड में डाउनलोड तो करता है, ठीक है, लेकिन उसे चलाता, एग्जीक्यूट नहीं करता है। ब्राउजर पहले पूरा HTML पास करता है, डॉम बनाता है और उसके बाद ही डिफर्ड स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करता है, वो भी उसी क्रम में जिस क्रम में वो HTML में लिखी गई थी। इसका फायदा? सबसे बड़ा फायदा, रेंडरिंग ब्लॉक नहीं होती। मतलब स्क्रिप्ट डाउनलोड हो रही है, एग्जीक्यूट होने का इंतजार कर रही है, लेकिन इस बीच पेज यूजर को दिखने लगता है। ये परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अगला रिसोर्स है CSS, स्टाइल शीट्स। यहाँ मामला थोड़ा अलग है ना? जी। लेख कहता है CSS डिफॉल्ट रूप से रेंडर ब्लॉकिंग है। जी हाँ, CSS डिफॉल्ट रूप से रेंडर ब्लॉकिंग होती है। इसका मतलब है कि ब्राउजर तब तक पेज पर कुछ भी पेंट नहीं करेगा, एक पिक्सल भी नहीं, जब तक वो सारी CSS फाइलों को डाउनलोड और पार्स करके CSS ऑब्जेक्ट मॉडल यानी CSSOM बना नहीं लेता। लेकिन CSS के बिना तो पेज एकदम बेकार दिखेगा, तो इसे रेंडर ब्लॉकिंग से कैसे निपटें? कुछ तरीके हैं। कम हो। दूसरी, उन्हें जल्दी डिलीवर करें, शायद CDN वगैरह इस्तेमाल करके। ठीक है। और तीसरी, जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है मीडिया एट्रीब्यूट का इस्तेमाल। इससे हम ब्राउजर को बताते हैं कि कौन सी CSS कब जरूरी है। अच्छा, मीडिया एट्रीब्यूट्स जैसे लिंक रेफ स्टाइल .css, रेल स्टाइल शीट, मीडिया ऑल, ये तो डिफॉल्ट है, मतलब ये स्टाइल सबके लिए हैं। ओके। लेकिन लिंक रेफ पोर्ट्रेट .css, रेल स्टाइल शीट, मीडिया ब्रैकेट ओरिएंटेशन .portrait, ये स्टाइल सिर्फ तब लागू होंगे जब डिवाइस पोर्ट्रेट मोड में हो। अच्छा। या फिर लिंक रेफ प्रिंट .css, रेल स्टाइल शीट, मीडिया प्रिंट, ये स्टाइल सिर्फ प्रिंट करते समय काम आएंगे। तो इससे रेंडर ब्लॉकिंग कैसे कम हुई? यहाँ सवाल उठता है कि CSS को रेंडर ब्लॉकिंग बनाया ही क्यों गया? हाँ, क्यों? वो इसलिए ताकि यूजर को वो भद्दा सा फ्लैश ऑफ अनस्टाइल्ड कंटेंट फूक न दिखे। मतलब पहले बिना स्टाइल का HTML दिखे, फिर अचानक स्टाइल लोड हो, सब कुछ हिल जाए, वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो तो बुरा लगता है। इसीलिए ब्राउजर CSS का इंतजार करता है, लेकिन मीडिया एट्रीब्यूट से हम उसे होशियारी से बता सकते हैं। जैसे अगर यूजर अभी स्क्रीन पर वेबसाइट देख रहा है, तो मीडिया इज इक्वल टू प्रिंट वाली CSS फाइल को रेंडर ब्लॉकिंग बनाने की जरूरत नहीं है। ब्राउजर उसे बाद में डाउनलोड कर सकता है। समझ गई। इसी तरह अगर स्क्रीन छोटी है, तो बड़ी स्क्रीन वाली CSS मीडिया इज इक्वल टू मिन विथ 1200 पिक्सल्स, उस समय रेंडर ब्लॉकिंग नहीं होगी। तो CSS को ऑप्टिमाइज करना और मीडिया क्वेरीज का सही इस्तेमाल करना, इससे रेंडर ब्लॉकिंग का असर कम हो जाता है। फॉन्ट्स की बात करते हैं। वेब फॉन्ट्स आजकल बहुत कॉमन है, लेकिन लेख कहता है कि डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट रिक्वेस्ट तब तक शुरू नहीं होती जब तक रेंडर ट्री नहीं बन जाता। इससे टेक्स्ट दिखने में देर हो सकती है। FOIT मतलब टेक्स्ट की जगह खाली दिखेगी जब तक फॉन्ट लोड ना हो। अच्छा। या फिर फ्लैश ऑफ अनस्टाइल्ड टेक्स्ट, FOUT। टेक्स्ट पहले किसी डिफॉल्ट फॉन्ट में दिखेगा, फिर अचानक वेब फॉन्ट लोड होने पर बदल जाएगा। दोनों ही उतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसका क्या उपाय है? कई तरीके हैं इस डिफॉल्ट व्यवहार को बदलने के। एक बहुत इफेक्टिव तरीका है लिंक रेल इक्वल्स टू प्रीलोड का इस्तेमाल करना। प्रीलोड? हाँ,
आप अपने HTML के हेड में कुछ ऐसा डाल सकते हैं, लिंक rel equals to preload href equals to myfont.wov2n as font type font wov2n cross origin। ये ब्राउज़र को एक हिंट देता है कि भाई ये फॉन्ट फाइल ज़रूरी है, इसे जल्दी डाउनलोड करना शुरू कर दो। ये रेंडर ट्री बनने का इंतज़ार नहीं करता। अच्छा, ये तो बढ़िया है। दूसरा तरीका है CSS में फॉन्ट डिस्प्ले डिस्क्रिप्टर का इस्तेमाल। अपनी @fontface रूल में fontdisplay.swap लिख सकते हैं। इससे ब्राउज़र टेक्स्ट को तुरंत किसी फॉलबैक फॉन्ट में दिखा देगा और जैसे ही वेब फॉन्ट डाउनलोड होगा उसे बदल देगा, स्वैप कर देगा। ये FOIT से बचाता है। ठीक है, स्वैप। और ज़्यादा एडवांस कंट्रोल के लिए फॉन्ट लोडिंग API भी है, जिससे आप जावास्क्रिप्ट से फॉन्ट लोडिंग मैनेज कर सकते हैं। पर प्रीलोड खासतौर पर क्रिटिकल फॉन्ट्स के लिए बहुत यूजफुल है। और अब आते हैं उस चीज पर जो अक्सर पेजों को सबसे भारी बनाती है, इमेजेस और आईफ्रेम्स। हाँ, इमेजेस। वेबसाइटों पर ढेरों तस्वीरें होती हैं और जैसा हमने आंकड़ों में देखा, ये डेटा और स्पीड दोनों पर भारी पड़ती हैं। लेख कहता है ज्यादातर तस्वीरें बिलो द फोल्ड होती हैं, मतलब स्क्रीन पर नहीं दिखती जब पेज खुलता है। स्क्रॉल करना पड़ता है। सही बात है। तो क्या इन ऑफ स्क्रीन इमेजेस को भी तुरंत लोड करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। और अच्छी खबर ये है कि HTML में अब इसका एक बहुत ही आसान नेटिव सॉल्यूशन है। वो क्या है? आपको बस अपने IMG या iframe टैग में एक एट्रीब्यूट जोड़ना है, loading is equal to lazy, that's it। बस लोडिंग इज इक्वल टू लेजी, इतना आसान? जी हाँ, वाकई इतना आसान। ये loading is equal to lazy एट्रीब्यूट ब्राउजर को सीधा निर्देश देता है, इस इमेज या iframe को तब तक लोड मत करना जब तक यूजर स्क्रॉल करके इसके नजदीक ना पहुंच जाए। और नजदीक का मतलब ब्राउजर खुद तय करता है? हाँ, ब्राउजर खुद ही तय करता है, आमतौर पर व्यू पोर्ट से कुछ 100 या 1000 पिक्सल की दूरी, ताकि यूजर के पहुंचने तक वो लोड हो जाए। इससे होता क्या है, नॉन क्रिटिकल रिसोर्स सिर्फ जरूरत पड़ने पर लोड होते हैं। फायदे तो जाहिर हैं। बिल्कुल इनिशियल लोड तेज? बिल्कुल, इनिशियल पेज लोड बहुत तेज हो जाता है और नेटवर्क बैंडविड्थ बचती है, जो मोबाइल डेटा वालों के लिए तो वरदान है। हाँ, ये तो है। यहाँ एक छोटी मगर जरूरी बात है, पेज का जो मुख्य लोड इवेंट होता है ना, हाँ, वो तब फायर होता है जब सारा ईगली लोडेड कंटेंट लोड हो चुका होता है, मतलब जिन पर लोडिंग इक्वल्स टू लेजी नहीं लगा या जो शुरू में ही व्यू पोर्ट में थे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि लोड इवेंट फायर होने के टाइम भी कुछ लेजी लोडेड इमेज हों जो व्यू पोर्ट में तो आ गई हैं पर अभी पूरी लोड नहीं हुई है। अच्छा। तो अगर आपको किसी इमेज के लोड होने की बिल्कुल सटीक स्थिति जाननी है तो आप जावास्क्रिप्ट में उसकी बूलियन कंप्लीट प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। ये लोडिंग लेजी तो कमाल का है, बहुत आसान। लेकिन मान लीजिए हमें ज्यादा कंट्रोल चाहिए, या पुराने ब्राउजरों का क्या, जिनमें ये शायद काम ना करे? हाँ, अच्छा सवाल है। अगर ज्यादा कंट्रोल चाहिए या पुराने ब्राउजर सपोर्ट करने हैं तो लेक इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर API का जिक्र करता है। इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर API, ये क्या है? ये एक जावास्क्रिप्ट API है। ये आपको ये पता लगाने की सुविधा देता है कि कोई HTML एलिमेंट कब ब्राउजर के व्यू पॉइंट में घुस रहा है या उससे बाहर निकल रहा है। आप इसे कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं कि एलिमेंट का कितना % हिस्सा दिखने पर आपका कोड चले। तो इसे लेजी लोडिंग कैसे करेंगे? आप ऐसा कर सकते हैं कि इमेज का असली SRC शुरू में किसी data-src एट्रीब्यूट में रख दें। ठीक है। और जब इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर बताए कि इमेज व्यू पॉइंट में आने वाली है, तब आप जावास्क्रिप्ट से data-src की वैल्यू को असली SRC में डाल दें। बस इमेज लोड होना शुरू हो जाएगी। ये तो ज्यादा फ्लेक्सिबल लग रहा है। हाँ, ये ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। और जहाँ तक पुराने ब्राउज़रों की बात है, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर के लिए पॉलीफिल्स आते हैं जो इसका सपोर्ट जोड़ देते हैं। अच्छा, पॉलीफिल्स। और अगर वो भी नहीं तो सबसे पुराना तरीका है स्क्रोल, रिसाइज जैसे इवेंट्स को सुनना और मैनुअली चेक करना कि एलिमेंट व्यू पॉइंट में है या नहीं। हालांकि इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। तो इन सारी तकनीकों का, रणनीतियों का निचोड़ क्या निकला? मतलब एंड यूजर के लिए, डेवलपर के लिए इसका क्या मतलब है? सीधी सी बात है, लेजी लोडिंग लगाने से वेबसाइटें इस्तेमाल करने में ज़्यादा तेज, ज़्यादा स्मूथ महसूस होती हैं। हाँ, अनुभव बेहतर होता है। जब पेज जल्दी खुलता है, तस्वीरें तभी लोड होती हैं जब आप उन तक पहुंचते हैं। तो वेबसाइट चलाना एक ज़्यादा प्लेजेंट, मतलब फ्रस्ट्रेशन फ्री एक्सपीरियंस बन जाता है। फायदे तो साफ दिख रहे हैं।
हाँ, फायदे कई हैं। कम इनिशियल लोड टाइम मतलब कम इंतजार, कम डेटा कंजम्पशन खासकर मोबाइल पर, बेहतर यूजर एक्सपीरियंस क्योंकि पेज ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगता है। और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी सुधरते होंगे। बिल्कुल, आजकल के जो कोर वेब वाइटल्स हैं FCP, LCP, TTI, वो सब सुधरते हैं और सर्च इंजिन्स जैसे गूगल इन मैट्रिक्स को रैंकिंग में महत्व देते हैं। तो ये सिर्फ डेवलपर के लिए नहीं, बिजनेस के लिए भी फायदेमंद है। हाँ, ये सिर्फ डेवलपर की खुशी के लिए नहीं है, ये सीधे यूजर के अनुभव को बेहतर बनाता है और कन्वर्जन रेट, यूजर रिटेंशन जैसे बिजनेस गोल्स पर भी पॉजिटिव असर डाल सकता है। तो आज हमने काफी गहराई से समझा कि लेजी लोडिंग क्या है और ये क्यों मॉडर्न वेब डेवलपमेंट का एक जरूरी हिस्सा है। ये एक तकनीक है जो नॉन क्रिटिकल रिसोर्सेज को तब तक लोड होने से रोकती है जब तक जरूरत ना हो। हाँ, बेसिकली जरूरत के हिसाब से लोडिंग। हमने कई तरीके देखे, कोड स्प्लिटिंग, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स का डिफर्ड होना, CSS को मीडिया क्वेरी से ऑप्टिमाइज करना, फॉन्ट्स के लिए प्रीलोड या फॉन्ट डिस्प्ले, और खास तौर पर इमेजेस और आईफ्रेम्स के लिए वो आसान सा लोडिंग इक्वल्स लेजी एट्रीब्यूट, या फिर ज्यादा कंट्रोल के लिए इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर API। सही, काफी कुछ कवर किया हमने। बिल्कुल। इस सारी चर्चा के बाद एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए ये बचता है कि लेजी लोडिंग यानी आलसी लोडिंग और ईगर लोडिंग मतलब सब कुछ तुरंत लोड करना, इनके बीच वो सही बैलेंस कहाँ है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। ये तो तय है कि लेजी लोडिंग शुरुआती स्पीड बढ़ाती है, पर क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजों को थोड़ा पहले लोड कर लेने से भले ही वो तुरंत ना दिख रही हो, बाद का यूजर एक्सपीरियंस ज्यादा सीमलेस बन जाए? जैसे शायद वो रिसोर्स जो यूजर के अगले एक्शन के लिए जरूरी होगा। एग्जैक्टली। अलग अलग तरह की वेब एप्लीकेशंस के लिए ब्लॉग है, ई-कॉमर्स साइट है या कोई सिंगल पेज ऐप, ये संतुलन शायद अलग अलग होगा। कब आलसी होना है और कब नहीं, ये तय करना भी अपने आप में एक कला है। इस पर सोचा जा सकता है। बहुत बढ़िया पॉइंट, इस पे सोचना चाहिए। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।